देखिए, भारत के अंदर कृषि पढ़ने वाले हैं, कृषि की जब हम बात करते हैं तो भारत के अंदर जो कृषि है, देखिए कृषि की कुछ ये टाइप बताई गई है। कई बार ये टाइप सीधी सीधी पूछ लेता है आपसे एग्जामिनर कि भाई ये टाइप बताइए कि भारत के अंदर किस प्रकार की कृषि होती है। तो ज्यादातर जो है 50% जो कृषि होती है भारत के अंदर वो जीवन निर्वाह की होती है। अब जीवन निर्वाह की कृषि कैसे होती है भाई बच्चों? तो केवल और केवल प्रॉफिट ना कमाकर अपने खाने योग्य जो कृषि की जाती है वही जीवन निर्वाह कृषि होती है। तो जीवन निर्वाह कृषि का एक टाइप है, ठीक है, जिसे जिसे बोला जाता है जीवन निर्वाह कृषि। किस उद्देश्य से की जाती है? तो लाभ नहीं कमाया जाता है यहाँ, कोई प्रॉफिट के लिए नहीं, केवल अपने घर के लिए जो है राशन उगाया जाता है, मतलब कि जो अनाज वगैरह है वो उगाए जाते हैं अपने घर के लिए, तो उसी को कहा जाता है जीवन निर्वाह कृषि। खाद्यान्न कृषि की बात करें तो खाद्यान्न कृषि के अंदर उगाया जाता है, पर्टिकुलर आपसे पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सा टाइप कृषि का खाद्यान्न कृषि के अंतर्गत रखा जाता है? तो गेहूं और चावल खाद्यान्न कृषि के अंदर आ जाते हैं। उसके साथ साथ जो दलहन है, इन उत्पादन को भी हम किस में रखते हैं? खाद्यान्न कृषि के अंदर रखते हैं। व्यवसायिक कृषि बहुत बार टाइप पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल व्यवसायिक कृषि की फसल है या व्यवसायिक फसल के रूप में जानी जाती है। तो व्यवसायिक फसल भी कह सकते हो आप इसको, वाणिज्य फसल भी कह सकते हो और नकदी की फसल भी कह सकते हो। व्यवसायी, नकदी, नकदी की फसल, नकदी की फसल। उसके साथ साथ आप और क्या कह सकते हो प्यारे बच्चों? इसको कह सकते हो आप वाणिज्य फसल, वाणिज्य फसल। तो ये कोई भी टाइप यदि आपसे पूछता है तो ये सभी फसलें जो यहां पर, जैसे गन्ना, कपास, जूट, चाय, नारियल, ये सभी किस में आ जाएंगे। और इसके साथ साथ कॉफी और लिख लीजिए आप, कॉफी। ये सब आप टाइप जब भी लगाओगे तो ये व्यावसायिक फसल के रूप में जानी जाती हैं या व्यावसायिक कृषि के रूप में जानी जाती हैं इन फसलों को। तो ये नॉर्मल आपसे क्वेश्चन बनते हैं। आगे बात करते हैं भारतीय कृषि। देखिए, भारतीय कृषि का जो जीडीपी में हिस्सेदारी है वो तकरीबन 18% है। 18% 2021 और 22 की जो आर्थिक रिपोर्ट है उसके तहत कितना है? 18% है। कई बार पूछ लेता है, कई बार नहीं पूछता। जनसंख्या की बात करें तो 2011 की जनसंख्या के अकॉर्डिंग 49% लोग जो हैं वो भारत के अंदर कृषि करते हैं। उसमें तीनों टाइप की कृषि होती है, जीवन निर्वाह भी होती है, खाद्यान्न भी होती है और व्यवसायिक भी होती है। देखिए, योजना आयोग ने 1989 के अंदर एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसमें कहा गया था कि भारत के अंदर जो है, देखिए 15 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। और उप जलवायु क्षेत्र आपसे नहीं पूछेगा, केवल ये पूछेगा कि भारत के अंदर कितने जलवायु क्षेत्र हैं। तो 15 आंसर करना है। यदि यूपी के पूछता है तो यूपी के अंदर 9 जलवायु क्षेत्र है। व्यवसायिक क्षेत्रों की बात करें तो पूरे भारत के अंदर भी 20 हैं और यूपी के अंदर भी आपके 20 ही व्यवसायिक ऐसे करो, व्यवसायिक क्षेत्र। व्यवसायिक क्षेत्र कितने हैं? यूपी के अंदर भी 20 हैं और 20 ही क्षेत्र जो हैं देखिए पूरे भारत के अंदर है। अब ये व्यवसायिक क्षेत्र क्या होते हैं? दरअसल अलग अलग टाइप की, जैसे गन्ना हुआ और चीजें हुई जैसे, तो ये दलहन फसलें हुई, यही व्यवसायिक फसलों के रूप में आते हैं, व्यवसायिक फसलों के रूप में जाने जाते हैं या वाणिज्यिक फसलों के रूप में जानते हैं। चलिए आगे बात करते हैं भारतीय कृषि के संबंध में कुछ संकल्पनाएं क्या क्या है। यहां देखिए आपको जानने की आवश्यकता है क्योंकि इसमें कई बार क्वेश्चन बना देता है। जैसे सिंपली भारतीय कृषि किस रूप में जानी जाती है? तो जीवन निर्वाह के रूप में जानी जाती है, यानी कि जीवन जीने के लिए, ना कि व्यवसाय के लिए। अमेरिका जैसी कंट्रियों की बात करें, अमेरिका या और रूस जैसी और चीन जैसी कंट्रियों की बात करें तो वहां पर जो कृषि की जाती है वो प्रॉफिट कमाने के लिए की जाती है, लेकिन भारतीय कृषि जो है वो जीवन निर्वाह की कृषि है। चलिए भाई बच्चों, भारतीय कृषि, चलिए यहां पर एक पोर्शन पूछा जाता है आपसे, भारतीय कृषि के अंदर किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? बेरोजगारी देखने के लिए मिलती है भारतीय कृषि के अंदर, तो ये छिपी हुई बेरोजगारी होती है, अदृश्य बेरोजगारी, यानी कि पता नहीं लगता और बेरोजगारी होती है। जब जीवन निर्वाह के लिए करते हैं तो ज्यादातर लोग इसमें जुड़े होते हैं, एक से अधिक लोग, यानी छोटी सी जमीन है और उसमें बहुत सारे परिवार अपने खाने का गुजारा करते हैं, उसी को देखिए बेरोजगारी कहा जाता है।
अदृश्य बेरोजगारी। बेरोजगारी के टाइप में इकोनॉमिक्स में पूछी जाती है कि कृषि के अंदर किस टाइप की बेरोजगारी होती है, तो अदृश्य या छिपी हुई बेरोजगारी। खाद्यान्न फसलें मैंने अभी आपको बताई हैं, कई बार पूछ लेता है कौन कौन सी हैं, तो गेहूं, चावल और दाल ये खाद्यान्न फसलें हैं। वाणिज्य फसलें मैंने अभी बताई हैं आपको, कपास, गन्ना आदि जो फसलें हैं ये वाणिज्य फसलें हैं। उच्च उर्वरकता की बात करें, देखिए गेहूं और जो चावल है ये आपसे मृदा में क्वेश्चन पूछा जाता है कि गेहूं और चावल की जो मृदा होती है वो कैसी होती है, उसके लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होती है, तो ये होती है देखिए उर्वरक युक्त, जिसमें ज्यादा उर्वरक पाया जाएगा वो मृदा सबसे बेस्ट होती है गेहूं और चावल के लिए। चलिए, भारत में जलवायु के क्षेत्र, जलवायु के क्षेत्र मैंने बताई है 15 जलवायु क्षेत्र हैं और 73 उप जलवायु। आप केवल 15 करिए और उत्तर प्रदेश के लिए, यूपी के लिए इनको करिए केवल 9 जलवायु क्षेत्र। न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये भी कृषि से जुड़ा हुआ टॉपिक। बहुत सारे टॉपिक हैं जो मैं आज कराने वाला हूँ। क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है, 40-45 मिनट तक पहुंच सकती है क्लास, तो आप प्यारे बच्चों थोड़ा सा सब्र करके बैठे रहिए कि आपके लिए जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आने वाले हैं और बहुत सारे टॉपिक जो हैं इसके अंदर क्लियर होने वाले हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात करें, जिसको एमएसपी के नाम से जाना जाता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये इसकी फुल फॉर्म होती है। और एमएसपी सबसे पहले कब जारी की जाती है, 1966 और 67 में जारी की जाती है। इसमें ऐसा कहा गया था, और ये किसने कहा था, ये एमएस स्वामीनाथन ने कहा था। स्वामीनाथन ये कहा था कि जो एक किसान है उसकी उपज लागत का, जो वो बोने के लिए जितनी लागत लगाता है, जो उसकी उपज लागत होती है उसका 1.5 गुना उसे कम से कम मार्केट प्राइस मिलना चाहिए, उससे कम नहीं मिलना चाहिए। तो इसलिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एमएसपी में कितने गुना किसानों को प्रॉफिट में, यानी कि उपज लागत का कितने गुना मिलता है, तो आपने आंसर करना है 1.5 गुना। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा देखिए सिफारिश की जाती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य जो जारी किया जाता है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है CACP। तो प्यारे बच्चों, यदि आप ऑनलाइन देख रहे हैं, अभी लाइव देख रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। यदि आप लाइव नहीं देख रहे हैं तो आप इसे जल्दी तैयारी करने के लिए स्पीड थोड़ी सी बढ़ाकर देख लीजिए करें, ताकि आपकी ये जो क्लास है बहुत जल्दी भी खत्म हो जाए और आपका जो टॉपिक है वो कवर भी हो जाए। और ये किसके अंडर काम करता है, तो ये काम करता है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंदर ये काम करता है, जिसकी सिफारिश पर ही एमएसपी जारी की जाती है। एमएसपी कितनी वस्तुओं पर जारी की जाती है, तो प्यारे बच्चों लिख लेना, 23 जो फसलें हैं उन पर जारी की जाती है। 23 फसलों में बात की जाए तो 22 पर देखिए, यहां पर आप देखोगे 22 जो फसलें हैं इसके अंदर, यहां पर 22 जो फसलें हैं, 22 अधिवृष्ट फसलें हैं, और उसके साथ साथ एक जो फसल होती है गन्ने की फसल, इस पर उचित लाभकारी मूल्य जारी किया जाता है। यानी कि इस पर एमएसपी तो जारी होती है, एमएसपी में काउंट तो किया जाता है, लेकिन इस पर क्या दिया जाता है, उचित लाभकारी मूल्य दिया जाता है कि जो लागत आई है उसके अकॉर्डिंग कितना मूल्य हो सकता है। तो ये हर साल बनाया जाता है अलग अलग। और नॉर्मल बात की जाए कितने फसलों पर की जाती है, तो 22। एग्जाम में आपसे पूछता है कि एमएसपी कितने पर जारी की जाती है, तो आपने 23 ही लगाना है। 23 फसलों पर जारी की जाती है, जिसके अंदर 14 फसलें जो होती हैं खरीफ की फसलें होती हैं, 6 रबी की फसलें होती हैं और 2 इसके अंदर वाणिज्य फसलें होती हैं। तो हालांकि हर साल ये थोड़े बहुत चेंजेस भी होती जाती है। आज तक देखिए 25 ऐसी फसलें रही हैं जिन पर एमएसपी जारी की गई है, लेकिन वर्तमान की बात करूं तो देखिए 23 पर ही जो एमएसपी है वो जारी की गई है। आगे बात करते हैं भारत के अंदर जो कुल प्रकार है फसलों का पैदावार का। रबी की फसल होती है, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। रबी की फसल की बात करें तो रबी की फसल जो है देखिए अभी बोई गई है, कुछ दिन पहले। आपसे पूछा जाता है कि किस महीने में बोई जाती है और किस महीने में काटी जाती है। तो देखिए महीने की बात करें तो ये बोई जाती है नवंबर और दिसंबर। आप इसे दिसंबर मत करिए, अक्टूबर और नवंबर करिए।
ये बोई जाती है अक्टूबर और जी नवंबर के, नवंबर में बोई जाती है। और काटी कब जाती है, तो ये जाती है अप्रैल और मई के बीच में काटी जाती है। तो ये बोई जाएगी और ये काटी जाएगी, ये पूछा जाता है। होती कौन कौन सी फसलें हैं इसके अंदर, गेहूं, जौ, मटर, चना, तंबाकू, सरसों, लाही और आलू, ये फसलें होती हैं। आपसे सीधा सीधा एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। आप पिछले पेपर उठा के देखिए, उसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी की फसल पूछेगा या खरीफ की फसल पूछेगा या जायद की फसल पूछेगा, इस टाइप से क्वेश्चन बनाता है। चलिए भाई बच्चों, तो इस टाइप से क्वेश्चन बनाता है। आपको पता होना चाहिए कि रबी की फसल कौन सी है। तो जो भी फसल, ज्यादातर बच्चे किसान होंगे और किसान नहीं भी हैं तो पता ही होगा, आप बाहर घूमने जाते होंगे, देखते होंगे कि कौन सी फसल अभी बोई गई है, तो उसी हिसाब से आप लगा सकते हो कि अभी कौन सी फसल बोई गई है। खरीफ की फसल की बात करें, ये देखिए, ये जो बोई जाती है ये जून और जुलाई में बोई जाती है, यहां से लगा लेना आप, बोई जाती है। और काटी कब जाती है, तो ये काटी जाती है देखिए सितंबर और अक्टूबर में ये काटी जाती है, सितंबर और अक्टूबर में काटी जाती है। फसल कौन सी होती है ये, तो फसल होती है देखिए, चावल की फसल होती है, गन्ना, ज्वार, बाजरा, मक्का। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी फसल कब बोई जाती है। कपास, सनई और कुछ दलहन फसलें भी जो हैं इसके अंदर बोई जाती है खरीफ की फसल के अंदर। जायद की फसल की बात करें, जायद की फसल जो है इन दोनों के मध्य बोई जाती है। मध्य में कौन सा महीना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा मार्च और अप्रैल। इसमें कभी भी आपसे काटने वाला नहीं पूछता, क्योंकि ये 1.5-2 महीने की फसल होती है, हद 3 महीने की फसल होती है, तो इसमें काटने वाले महीने नहीं पूछे जाते। कौन कौन सी फसल होती हैं, जैसे तरबूज, खरबूजा, तरबूज की, हाँ, ककड़ी, खीरा, ये जो फल हो जाए, ये जो आ जाएंगी, जैसे सब्जी वगैरह होती हैं, जैसे ये होता है घिया होता है, ककड़ी होती है, सीताफल होता है, ये सभी जो आ जाती हैं प्यारे बच्चों, ये आ जाती हैं जायद की फसल में। जायद की फसल में ये पूछा जाता है सबसे ज्यादा तंबाकू कौन सी फसल है, तो जायद की फसल ही कहलाती है तंबाकू भी। अब बात करते हैं, देखिए एक पॉइंट और पिछले कुछ साल पहले पूछा गया था यूपी के एग्जाम में कि देखिए रबी की फसल में यूपी का स्थान कौन सा है। तो जब हम रबी की फसल की बात करते हैं तो रबी की फसल में जो यूपी का स्थान है प्यारे बच्चों, ये प्रथम स्थान है। रबी की फसल का कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान, क्योंकि यूपी के लिए पढ़ रहे हैं, स्थान किसका है, तो यूपी का है। यदि खरीफ की फसल में प्रथम स्थान पूछेगा, प्रथम स्थान, तो ये किसका आ जाएगा, तो ये आ जाएगा पश्चिम बंगाल का, पश्चिम बंगाल, इसका प्रथम स्थान आ जाएगा। बाकी जायद की फसलों में आपसे नहीं पूछेगा। रबी की फसल में प्रथम स्थान है यूपी का और जायद की फसल में प्रथम स्थान है पश्चिम बंगाल का। इतने पॉइंट आपसे यहां से पूछे जाएंगे प्यारे बच्चों। बाकी आगे करते हैं। देखिए 20 जो है परिस्थितिकी क्षेत्र है, पूरे भारत के अंदर भी परिस्थितिकी क्षेत्र जो है 20 हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर भी जो परिस्थितिकी क्षेत्र हैं वो भी 20 ही हैं। 20 के अंदर हम किन किन को काउंट करते हैं, तो देखिए इनके अंदर हम फसलों को ही काउंट करते हैं कि कितने टाइप की फसलें भारत के अंदर बोई जा रही हैं। तो ये आ जाएगी धान की फसल का कुछ इंपॉर्टेंट है, धान जिसको चावल कहा जाता है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पूछ लिए जाते हैं। जैसे पूछा जाता है कि धान की जो फसल होती है चावल उत्पादन में अग्रिम राज्य कौन सा है, तो जो धान की फसल होती है उसमें अग्रिम राज्य आ जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। दूसरा स्थान किसका होता है चावल की फसल में, तो उत्तर प्रदेश का। यदि उत्तर प्रदेश का स्थान पूछे तो ये आ जाएगा आपका दूसरा स्थान। और प्रति हेक्टेयर की बात पूछे तो पंजाब प्रति हेक्टेयर में सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, 1 हेक्टेयर में सबसे ज्यादा उत्पादन तो पंजाब करता है। मक्का की बात करें, बहुत बार पूछा जा चुका है, तो देखिए ये कर्नाटक, प्रथम स्थान ही याद करना है आपने और स्थान नहीं याद करना। कहीं पर यूपी का स्थान आएगा तो वो याद करना है। मक्का उत्पादन में प्रथम स्थान कौन से राज्य का है, कर्नाटक का। और विश्व में किसका है, तो विश्व में यदि पूछता है विश्व में किसका है, तो विश्व में आ जाएगा यूएसए का। यहां विश्व में पूछेगा तो यहां आ जाएगा चीन का। दालें उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है और उत्तर प्रदेश में जो दालें होती हैं
उत्तर प्रदेश में। दालें की बात करें यूपी में होती हैं बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में। बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है उसके अंदर दालें उत्पादित होती हैं सबसे ज्यादा। मूंगफली की बात करें, पूछा गया क्वेश्चन है, गुजरात के अंदर होता है। गुजरात और राजस्थान यही है। डाटा मैं आपको 2021-22 का करा रहा हूं, 2023 का कोई ऐसा डाटा नहीं आया कि कौन सा राज्य उत्पादन में ज्यादा रहा है। तिलहन फसलों की बात करें, तिलहन फसलें कौन सी होती हैं जिनसे तेल निकाला जाता है? जैसे सरसों होती है, राई होती है, सूरजमुखी होती है, सोयाबीन होती है। ये फसलें तिलहन फसलें होती हैं। कई बार पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से तिलहन फसलें छांटो, क्योंकि बहुत बच्चों को तो ये भी नहीं पता होता कि तिलहन फसलें हैं कौन सी जिनसे तेल निकाला जाता है। तो राजस्थान इसमें प्रथम स्थान होता है। कपास की बात करें, कपास में गुजरात का प्रथम स्थान है अभी तो, या महाराष्ट्र का होता है। गुजरात या महाराष्ट्र का प्रथम स्थान होता है। और कपास के लिए कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। काली मिट्टी पूछी जाती है कि काली मिट्टी का उत्पादन, सबसे अच्छा उत्पादन किस फसल का होता है? तो कपास की फसल का होता है। उत्तर प्रदेश के अंदर कपास बहुत नाम मात्र की होती है, तो ये शायद आपसे ना भी पूछे। गेहूं की फसल की बात करें तो गेहूं जो है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में होता है। सर्वाधिक मात्रा में सबसे ज्यादा जो होता है गेहूं होता है। और सेकंड नंबर पर जो आ जाएगा, ये आ जाएगा गन्ना। इतनी बातें प्यारे बच्चों आपको समझ में आई हो तो बताइए। चलिए, यूएसए। नमस्ते भाई, सभी को नमस्ते। एक बार आप ध्यान से क्लास को देखिए। यदि आप ऑफलाइन इस क्लास को देख रहे हैं तो प्यारे बच्चों अपनी स्पीड थोड़ी सी बढ़ा लीजिए, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट है जो आपने याद करना है। सभी चीजों को बराबर टाइम देना पड़ेगा। 8 से 10 घंटे आपको कम से कम पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर आप उत्तर प्रदेश पुलिस में अपनी वर्दी, एक जो जॉब है वो क्लियर कर पाओगे। चाय उत्पादन की बात करें, असम का प्रथम स्थान है। और देखिए चाय से 2 फैक्ट और बन जाते हैं। एक तो आ जाता है उपभोग में प्रथम स्थान, तो ये भारत का ही है, भारत का। और कई बार उत्पादन पूछ लेता है, उत्पादन। तो कुछ वर्षों में जो सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन हुआ है, ये देखिए श्रीलंका के अंदर भी हुआ है। श्रीलंका के अंदर भी चाय का उत्पादन सबसे अधिक हुआ है पिछले कुछ वर्षों में। चलिए भाई बच्चों, आगे बात करते हैं दलहन। दलहन कौन सा होता है? जो दालें होती हैं। दालों में पूछा जा रहा है। मध्य प्रदेश का केवल एक स्थान याद करना है, ज्यादा आपको याद नहीं करना। और ये कहोगे कि ये चीजें क्या याद करनी पड़ेगी? बिल्कुल याद करनी पड़ेगी। साफ साफ मेंशन किया है सिलेबस के अंदर भाई बच्चों। आपका कृषि से कोई ना कोई क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। वो उत्तर प्रदेश की कृषि से भी बन सकता है, वो आपका जो भारतीय कृषि है उससे भी बन सकता है। तो क्वेश्चन जरूर बनेगा यदि सिलेबस में दिया गया है तो। मोटे अनाजों की बात करें तो कर्नाटक प्रथम स्थान पर रहता है। कर्नाटक या तो राजस्थान या कर्नाटक, ये 2 ऐसे राज्य हैं जो प्रथम स्थान पर रहते हैं। और मोटे अनाजों के लिए जो वर्ष घोषित किया गया था, ये 2023 को घोषित किया था। किसने किया था? तो यूएनओ ने किया था कि 2023 का जो वर्ष है वो हम मोटे अनाजों के लिए वर्ष मनाएंगे। और इन मोटे अनाजों को संयुक्त रूप से बाजरा कहा जाता है, बाजरा। और वैसे बाजरा अलग होता है, बाजरे की अलग फसल होती है। सबसे ज्यादा कहां पर होती है? तो राजस्थान, और दूसरा स्थान होता है आपका उत्तर प्रदेश। सोयाबीन काफी इंपॉर्टेंट है। सोयाबीन में प्रथम स्थान किसका होता है? महाराष्ट्र का। गन्ना उत्पादन में देखिए, गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे प्रथम स्थान जो है, ये प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का आ जाएगा। सेकंड स्थान जो आएगा महाराष्ट्र का आ जाएगा। मिलों की बात करें, मिलों की, तो मील जो है सेकंड नंबर पर उत्तर प्रदेश में है। और सर्वाधिक मिलें जो हैं, सर्वाधिक मिलें जो हैं ये आपको मिलने वाली हैं भाई प्यारे बच्चों। सर्वाधिक मिलें जो मिलेंगी आपको, ये महाराष्ट्र के अंदर मिलेगी। महाराष्ट्र के अंदर सर्वाधिक मिलें हैं। तो मील की जो है, जो फैक्ट्री होती है वो सर्वाधिक महाराष्ट्र में है गन्ने की, और जो चीनी की जो फैक्ट्री होती है, और उत्तर प्रदेश के अंदर सर्वाधिक गन्ना होता है। चलिए, चने की बात करें, चना देखिए महाराष्ट्र के अंदर ही होता है। पूछ लेता है कई बार, छोड़ भी सकते हो आप इसको। कुल खद्दानों की बात करें तो कुल खद्दानों में जो
खाद्यान्न फसलों की बात हुई है। मैंने शुरू में ही बताया था कि खाद्यान्न फसलें कौन सी होती है, गेहूं, चावल और उसके साथ साथ कुछ जो होती हैं तो ये होती हैं आपकी, ये जो चना वगैरह जो होती हैं, ये वाली फसलें होती हैं। तो इनमें प्रथम स्थान रहता है उत्तर प्रदेश का। यूपी का स्थान जहां जहां भी आएगा वो तो आपको याद ही करना पड़ेगा। खाद्यान्न फसलों में प्रथम स्थान किसका होता है, यूपी का होता है। जौ की बात करें, जौ राजस्थान के अंदर होता है और जौ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो सिंधु सभ्यता थी, सिंधु सभ्यता में जौ के साक्ष्य भी पाए गए हैं और प्रमुख फसल भी थी जिसको वे खाद्यान्न के रूप में यूज करते थे। खाद्यान्न के रूप में यूज की जाने वाली हड़प्पा सभ्यता के अंदर कौन सी फसल थी, तो जौ थी। और देखिए कहां पर ज्यादा उत्पादन होता है, तो राजस्थान के अंदर होता है। जूट की बात करें, जूट इंपॉर्टेंट है। जूट कहां पर होता है, तो पश्चिम बंगाल इसमें प्रथम स्थान पर है। और जूट की बात करें तो जूट से बनाया क्या जाता है, कपड़ा बनाया जाता है और जो तिरपाल वगैरह होती हैं, बोरी वगैरह होती हैं, वो बनाया जाता है। तो बहुत सारी चीजें जो है जूट से बनाई जाती हैं। कॉफी की बात करें, कॉफी कर्नाटक में, मैंने शुरू में ही बताया था कि कर्नाटक पहला राज्य है और एक ही राज्य आपने याद करना है। मसालों के लिए जाओगे आप, मसाले कहां पर होते हैं, तो प्यारे बच्चों मसाले होते हैं केरल के अंदर। अब कहोगे कि सर आपने तो इतनी सारी चीजें करा दी, ये याद कैसे होंगे, ये याद करनी ही पड़ेंगी। और ये तो नॉर्मल बच्चों को याद होती है 5वीं 6ठी से ही, क्योंकि उस टाइम से ही हमें पता लग जाता है कि कौन कौन सी फसल, कृषि वहां पर भी होती है आपके एग्जाम में। उत्तर प्रदेश में तो होती है क्योंकि मैंने भी यूपी बोर्ड से ही परीक्षा पास की है। खाद्यान्न फसलें मैंने शुरू में ही बताया था, गेहूं, धान, जौ, मोटे अनाज और मक्का, ज्वार, बाजरा मोटे अनाजों के अंदर रखते हैं हम। ये सब खाद्यान्न फसलें हैं। बार बार देखिए मैंने बताया है खाद्यान्न फसलें कौन सी होती हैं, तो आपके याद हो गए। चावल के कुछ फैक्ट हैं, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलों में चावल आ जाएगा और एक गेहूं आ जाएगा। गेहूं के बाद विश्व में प्रथम स्थान होता है गन्ने का। गन्ने का भारत में स्थान कौन सा है, तो प्रथम स्थान है गन्ने का। तो ये 3 प्रमुख फसलें हैं, ये आ जाएगी वाणिज्य फसल और ये खाद्यान्न फसलों में आएंगी दोनों की दोनों। विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक तथा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक। निर्यात जो करता है सबसे ज्यादा करता है निर्यात में, निर्यात सबसे ज्यादा होगा चावल का भारत के अंदर से। और उत्पादक की बात करें तो दूसरा स्थान है और प्रथम पर कौन है, तो प्रथम पर मैंने बताया था कि चीन है। चावल का और गेहूं का ही 2 फैक्ट देखने हैं बस हमने, इनके बारे में कुछ फैक्ट आपको पता होना चाहिए। पश्चिम बंगाल वो राज्य है जहां पर जो चावल की 3 फसलें ली जाती हैं एक वर्ष में, इसलिए यहां पर सबसे ज्यादा उत्पादन भी होता है। तो 3 फसलें लेने वाला राज्य कौन सा है, पश्चिम बंगाल। बासमती चावल में प्रथम स्थान आपके प्यारे उत्तर प्रदेश का है। मैंने बार बार बताया कि उत्तर प्रदेश का स्थान जहां भी आएगा वो आपको याद करना पड़ेगा। 2004 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने देखिए किसको चावल वर्ष घोषित किया था। चावल वर्ष, जैसा अभी मैंने बताया, बाजरा वर्ष 2023 को घोषित किया गया है। दलहन वर्ष जो है यूएन ने 2016 को घोषित किया था। वर्ष 2016 का जो वर्ष था वो दलहन वर्ष था। 2023 का जो वर्ष है वो देखिए बाजरा वर्ष या मोटे अनाजों का वर्ष, और 2004 का जो वर्ष था चावल वर्ष था। और 2024 का वर्ष भी नोट कर लीजिए आप, 2024 का ये वर्ष क्या है, तो ऊंटों का वर्ष। अब कैमिल वर्ष कहा जा रहा है कि ये ऊंटों को डेडिकेट है। इस वर्ष जो है ऊंटों के बारे में सोचा जाएगा कि उनकी जनसंख्या किस हिसाब से घट रही है और क्या उनके साथ किया जा रहा है। गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू की बात करें तो ये नकदी की फसलें आती हैं। नकदी की फसलें मैंने आपको शुरू में ही बताया था जब क्लास स्टार्ट हुई थी प्यारे बच्चों। तो हो सकता है कि आप क्लास में बोर हो गए हो, तो लेकिन आपको पढ़ने तो पड़ेगा भाई बच्चों, जब सिलेबस में दिया है तो पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही। वर्दी ऐसे नहीं मिलती, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैं तो देखिए आधा घंटा 1 घंटा आपको पढ़ा दूंगा, लेकिन ये आधा घंटा आपको वीडियो देखने में इतनी परेशानी होगी, इतनी ज्यादा परेशानी होगी कि बहुत ज्यादा आपका मन करेगा कि छोड़ के भाग जाए। और नौकरी कौन लेता है प्यारे बच्चों, नौकरी वो लेता है जो सारे कंटेंट को ध्यान से समझता भी है और ध्यान से पढ़ता भी है, जो अपने मन पर काबू पा लेता है। गन्ना, कपास, जूट, चाय, तंबाकू, और इसमें मैं कहा था कि कॉफी को और रख लीजिए भाई प्यारे बच्चों। ये सब क्या है, नकदी की फसलें आ जाएंगी। वाणिज्य फसलें भी मैंने आपको बताया था, इनको वाणिज्य फसलें या नकदी की फसलें। कपास की बात करें तो कपास देखिए कहां पर होता है, कपास गुजरात, महाराष्ट्र, इनका स्थान प्रथम है। अभी गुजरात का प्रथम स्थान चल रहा है। जूट की बात करें, जूट बहुत ज्यादा पूछा जाता है। पश्चिम बंगाल एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा जूट होता है। उसके बाद थोड़ा सा होता है बिहार के अंदर और असम के अंदर।
रोपण फसलें, अब ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए आते चले जाएंगे। रोपण फसलें क्या होती हैं, यही पूछेगा निम्नलिखित में रोपण फसलें छांटो कौन सी है, तो आपको छांटनी पड़ेगी कौन सी होती हैं रोपण फसलें। तो रोपण फसलें वे होती हैं जिनका हम देखें एक तरह से कलम लगाते हैं, जैसे गन्ना, गन्ना काट कर बोया जाता है, चाय, गन्ना, कॉफी, रबड़ और नारियल, ये सभी हम रखते हैं। और इन्हीं 4-5 को याद रखना है आपने रोपण फसलों में। इन्हीं को कोई सा ना कोई सा या तो है करके उसमें क्वेश्चन में मिलेगा या नहीं करके क्वेश्चन में मिलेगा, तो बस इतना ही आपने याद रखना। चलिए, गुड मॉर्निंग भाई सभी बच्चों को। क्लास में यार लेट बंद होए करो, जब टाइम दे दिया हो तो आ जाए करो। वर्दी में खेती के प्रकार, भारत में खेती के वर्दी, दरअसल यहाँ था एक बच्चा यहाँ वर्दी का दीवाना है, तो उसी बच्चे का नाम मेरे मुंह पर आ गया, वर्दी का दीवाना। चल भाई नमस्ते वर्दी का दीवाना, वर्दी आपका भाई तुझे मिल जाए, बहुत अच्छी बात है। भारत में खेती के प्रकार, पूरी जो चैनल है देखिए वो केवल वर्दी के लिए ही है, मतलब कि उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए डेडिकेट है। बहुत सारी चीजें मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, काफी मेहनत करी मैंने, 4-5 घंटे मेहनत करने के बाद क्या आपके लिए बेस्ट हो सकती है, तब ये क्लास लेकर आया हूँ। किताबों में बहुत सारा कंटेंट है भारतीय कृषि से कम भी 4 घंटे में जाके कंप्लीट होगा, लेकिन मैं केवल थोड़े समय में कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई बच्चों कि आपका कोई क्वेश्चन यदि यहां से आता है तो वो छूट ना जाए बस एग्जाम में। झूम कृषि, अब खेती के प्रकार पढ़ रहे हैं, वर्दी के प्रकार नहीं पढ़ रहे यहाँ पर। खेती के प्रकार क्या है, दरअसल झूम खेती बहुत ज्यादा पूछी जाती है कि झूम खेती कहां पर की जाती है। तो झूम की जो खेती है देखिए ये आपके पर्वतीय क्षेत्रों में होती है। इसमें क्या होता है, इसको स्थानांतरित खेती भी कहा जाता है, स्थानांतरित खेती भी कहा जाता है। और दूसरा नाम आ जाएगा इसका कर्तन दहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है। थोड़े समय के लिए की जाती है, 3-4 साल वन को काटा जाता है, आग लगाई जाती है, जो उसकी राख वगैरह होती है उसमें फसल उगाई जाती है, तो इसी को कहा जाता है स्थानांतरित खेती या झूम की खेती। मिश्रित खेती की बात करें तो मिश्रित खेती भी पूछी जाती है एग्जाम में, फसलों के साथ साथ, जैसे कोई फसल बो रहे हैं उसके साथ साथ पशुपालन करना मिश्रित खेती कहलाता है। संघन कृषि या गहन कृषि की बात करें या संघन सेशन कृषि की बात करें तो ये क्या आ जाएगी, इसके अंदर क्या होता है, बहुत कम जगह पर, बहुत ही, इसको देखिए संघन आई है ना, संघन मतलब बहुत कम जगह, बहुत कम जगह पर परिश्रम, पूंजी और उर्वरक और कीटनाशकों का प्रयोग करके फसल उगाई जाती है, और उस फसल से केवल किसके लिए, प्रॉफिट के लिए उगाई जाती है। जैसे ये होती है आपकी जो सोयाबीन नहीं कह सकते, काफी सारी ऐसी फसलें होती हैं, अभी कोई नाम याद आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। संघन कृषि के अंदर मशरूम, मशरूम बहुत अच्छा उदाहरण है प्यारे बच्चों इसका। मशरूम जो है देखिए एक घर के अंदर उगाई जाती है, बहुत सारी छोटे छोटे रैंप बना दिए जाते हैं, उसके अंदर उगाई जाती है, तो इस तरह कह सकते हैं कि मशरूम जो है संघन कृषि के अंदर रख सकते हैं। खड़ी खेती की बात करें जो वर्टिकल होती है, इस तरह से वर्टिकल, आजकल वर्टिकल खेती का भी प्रचलन है। इसके अंदर क्या होता है, एक पाइप होता है और पाइप के द्वारा यहाँ पर इस तरह पौधे होते हैं, इसके अंदर ज्यादातर सब्जियां उगाई जाती हैं, तो सब्जियां उगाने के लिए की जाती है और विदेशों में इसका बहुत ज्यादा चलन है। तो यहाँ पर पाइप और उनके द्वारा क्या होता है, इनकी जड़ों पर पानी का छिड़काव किया जाता है, तो इसको वर्टिकल खेती कहते हैं। या इस खेती को अन्य नाम दिया जाता है हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स खेती क्या है, तो हाइड्रोपोनिक्स खेती कहलाती है खड़ी खेती, या ये कहें कि वर्टिकल खेती, लंबाई में खेती की जाती है जिसमें मिट्टी रहित खेती होती है, इसके अंदर मिट्टी का उपयोग नहीं किया जाता, केवल पानी पानी पे उगाई जाती है। तो इस तरह आप याद कर सकते हो खेती के कुछ प्रकार। आगे बात करते हैं भारत में जो है खेती के कुछ प्रकार, कहां कहां पर कौन कौन सी खेती होती है। देखिए 4-5 खेती के प्रकार हैं, जो 4-5 राज्य हैं जो आपको पता होने चाहिए। असम, मणिपुर, नागालैंड, इसके अंदर कौन सी खेती होती है, तो झूम की खेती होती है। या तो ये पूछेगा झूम की खेती कहां पर होती है, पर्वतीय क्षेत्र देख लेना, वहां पर झूम की खेती होती है। एक हिमालय की जो बेल्ट है इसके अंदर खिल नाम की खेती भी होती है, तो कई बार पूछा जाता है कि खिल नाम की खेती जो है कहां पर होती है, तो हिमालय के अंदर। राजस्थान के अंदर कौन सी होती है, तो वाल्टर खेती के नाम से जानी जाती है, वाल्टर खेती, क्योंकि वहां पर रेत इस तरह का होता है, तो उस जहां ज्यादा रेत होता है, जैसे मरुस्थल वगैरह होता है, उसके अंदर जो खेती की जाती है कम वर्षा वाले स्थान पर, तो जो राजस्थान है इसके अंदर कहा जाता है कि वाल्टर खेती होती है। पश्चिमी घाट जो भारत है, भारत का जो पश्चिमी घाट है इस पर कुमारी खेती होती है।
कुमारी खेती। आप बुक पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारे प्रकार लिखे हुए हैं, इतने नहीं याद करने उत्तर प्रदेश के लिए। आपने केवल जो मैंने बताया बस इतने याद कर लीजिए, हो सकता है तो इन्हीं में के पूछेगा, नहीं तो कुछ नहीं पूछेगा। छत्तीसगढ़ की बात करें तो दीपा खेती होती है। केरल के अंदर ओणम, ये तो बहुत बच्चे जानते होंगे, ओणम का त्योहार भी यहाँ पर मनाया जाता है और ओणम खेती भी की जाती है। तो झूम की खेती जो है ये नागालैंड, मणिपुर, असम के अंदर सबसे ज्यादा पूछी जाती है। बाकी हिमालय की जो बेल्ट है, यानी कि हिमालय जहां पाया जाता है, भारत के ऊपरी सिरे पर पाया जाता है, यहां से लेकर ये कहें कि आपका जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, इस बेल्ट में खिल खेती होती है, खिल नामक खेती की जाती है। बाकी देखिए ये है कुछ आपके इंपॉर्टेंट कल्चर जो पूछे जाते हैं कि ये किससे संबंधित है। तो ओलेरी कल्चर की बात करें तो सब्जी उत्पादन से संबंधित है। हॉर्टिकल्चर की बात करें तो बागवानी से संबंधित है। पोमोकल्चर, पोमोकल्चर जो है देखिए ये फलों के उत्पादन से संबंधित है। एपी कल्चर और पीसी कल्चर, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि एपी को क्या लगाएंगे, तो एपी के लिए लगा सकते हैं आप मधुमक्खी पालन के लिए, और पीसी कल्चर जो होता है ये मत्स्य पालन के लिए होता है। वर्मी कल्चर, वर्मी कंपोस्ट आप जानते हो कि जो कूड़ियां वगैरह होती हैं, जहां पर जो गोबर का खाद होता है, ये सब वर्मी कल्चर के अंदर आता है। तो केंचुए द्वारा जो पालन किया जाता है वर्मी कल्चर कहलाता है। फ्लोरी, फल से आप निकाल लोगे बहुत आराम से, फल फ्लोरिकल्चर। विटिकल्चर की बात करें तो देखिए इसके अंदर विटामिन सी पाई जाती है, आप ऐसे याद कर सकते हो कि जो खट्टे अंगूर होते हैं उसके अंदर विटामिन सी पाई जाती है, तो विटिकल्चर। सेरीकल्चर बहुत ज्यादा पूछा जाता है, रेशम, ठीक है ना, रेशम कीट पालन किया जाता है, रेशम पालन क्या कहलाएगा, सेरीकल्चर। और सिल्वीकल्चर क्या हो जाएगा, तो वनों की खेती, वनों की खेती की जाती है तो उसको कहेंगे सिल्वीकल्चर। कुछ ये कल्चर है काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं भाई बच्चों, इन्हें भी याद करके जाइए। प्रमुख क्रांतियों की बात करें तो ये कुछ क्रांतियां हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे हरित क्रांति। हरित क्रांति कब हुई थी, 1966-67 में हुई थी, ठीक है ना, 66-67 में स्टार्ट हुई थी हरित क्रांति भारत के अंदर। नीली क्रांति की बात कर, अच्छा हरित क्रांति जो है आपकी कृषि विकास से संबंधित है, और इसके अंदर गेहूं और देखिए और दूसरा आ जाता है आपका चावल, इन दो फसलों को रखा गया था, और उत्तर प्रदेश, पंजाब वाला क्षेत्र, हरियाणा वाला क्षेत्र इसके अंदर अग्रिम रहा था उस समय। नीली खेती की बात करें तो मत्स्य, नीली देखिए समुद्र नीला होता है, तो आप लगा सकते हो कि नीली क्रांति किससे संबंधित है, मत्स्य उत्पादन से। गुलाबी क्रांति की बात करें, गुलाबी, झींगा, झींगा गुलाबी होता है, और प्याज भी आप जानते हो थोड़ा सा गुलाबी रंग होता है, तो इस तरह से आप बड़े आराम से याद कर लोगे कि गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, झींगा और प्याज से। लाल क्रांति, टमाटर लाल होता है और मांस भी लाल होता है, इन्हीं से संबंधित है। रजत क्रांति की बात करें तो ये अंडा, जैसा उसका रंग वैसे ही वो क्रांति। अमृत क्रांति की बात करें तो नदी जोड़ो परियोजना से है, और उत्तर प्रदेश में कौन सी जोड़ी जा रही है नदी, जरा मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो भाई बच्चों, उत्तर प्रदेश में कौन सी दो नदियों को जोड़ा जा रहा है। अन्य क्रांतियों की बात करें तो गोल क्रांति, आलू गोल होता है तो गोल क्रांति आलू से संबंधित है। श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति जो है दुग्ध सफेद होता है, उसी से आप बड़े आराम से निकाल लोगे। एक बार आपने मुझे सुन भी लिया ना, अरे एग्जाम में यहां से कोई क्वेश्चन आता है तो भाई बच्चों आराम से आप कर पाओगे। पीली क्रांति, तिलहन से, जैसे सरसों का जो फूल होता है वो पीला होता है, तेल जो होता है वो भी पीला ही होता है, तो पीली क्रांति ऐसे निकाल लोगे। भूरी क्रांति, उर्वरक और शहद, यहां नहीं लगाओगे आप, ये स्वर्ण क्रांति में लगाओगे शहद। भूरी क्रांति जो होती है ये उर्वरक उत्पादन से है। स्वर्णिम क्रांति जो है शहद और बागवानी उत्पादन से रिलेटेड है, शहद और बागवानी। स्वर्णिम धागा जो है, स्वर्णिम धागा, देखिए स्वर्णिम क्रांति शहद और बागवानी से है, और स्वर्णिम धागा क्रांति जो है ये जूट उत्पादन से है, ठीक है। इंद्रधनुष क्रांति, इंद्रधनुष का मतलब कि 7 रंग, 7 रंग का मतलब कि सभी चीजों से रिलेटेड क्रांति, जो भी सभी क्रांति जो है इसी के बलबूते पर की जाएंगी, जितनी भी ऊपर की क्रांति है सबको बढ़ावा किस क्रांति से दिया जाएगा, तो ये दिया जाएगा इंद्रधनुष क्रांति से। काली क्रांति की बात करें तो बायोडीजल, जो बायोडीजल है आप ऐसे लगा सकते हो कि डीजल से काला धुआं निकलता है, लेकिन ये बायोडीजल की बात हो रही है जो पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाएगा, तो बायोडीजल क्रांति काली क्रांति कही जाती है।
प्रमुख विकास योजनाओं की बात करें तो प्रमुख विकास योजनाओं के अंदर आ जाएगा किसान क्रेडिट कार्ड। देखिए इस क्लास के अंदर मैंने कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ा जो कृषि से रिलेटेड हो और आपसे पूछा जाए तो वो सारे पॉइंट यहां पर कंप्लीट है। किसान क्रेडिट कार्ड 1998 में ये योजना आती है और 1999 में ये लागू हो जाती है। किसान क्रेडिट कार्ड जिसके अंदर ज्यादातर बच्चे जो किसान होंगे उन्हें पता ही होगा कि उनके जो माता पिता हैं या उनके पिता जो हैं उन्होंने किस तरह से तुम्हारी पढ़ाई कराई है। कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन आई होगी किसी ना किसी किसान पर कि उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड से पैसा उधार लिया होगा। तो इसको अच्छे से याद रखना बच्चों कि ये किस सन में आया था और कब इसको लागू किया गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, फसल बीमा योजना देखिए 2016 में आती है, 18 फरवरी 2016 को आती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, सम्मान निधि योजना है देखिए सम्मान के लिए आती है और देखिए 2000 रुपए इन्हें प्रति 3 महीने बाद यानी कि 6000 रुपए सालाना दिए जाते हैं। 1 फरवरी 2019 को आती है। किसान मानधन योजना ये आती है, ये भी 9 अगस्त 2019 को आती है। तो ये कुछ योजनाएं थी। सीधी सीधी डेट पूछेगा आपसे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब आई है, किसान सम्मान निधि योजना कब आई है और किसान मानधन योजना कब आई है। आगे बात करते हैं हरित क्रांति। जो अभी हरित क्रांति आई थी, हरित क्रांति देखिए पैट के एग्जाम में पूछी जाती है, लेकिन है जुड़ी हुई किससे, कृषि से जुड़ी हुई है, इसलिए आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो शब्द गढ़ा गया था, जिसने गढ़ा था इस शब्द को, ये गढ़ा था विलियम गोर्ड ने। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, यहीं पर याद हो जाएगा। विलियम गोर्ड जिसने इस शब्द को बताया था कि भाई हरित क्रांति होनी चाहिए। विश्व में जो जनक माने जाते हैं नॉर्मन बोरलॉग माने जाते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक जो है MS स्वामीनाथन, नाम रट लीजिए क्योंकि बहुत जगह आपको जुड़ा हुआ मिलेगा। MSP से भी जुड़ा हुआ मिलेगा, इन्होंने ही कहा था कि 1.5 गुना होनी चाहिए। उसके बाद देखिए जो हरित क्रांति है इनसे नाम इनका जुड़ा हुआ मिलेगा। और दुग्ध उत्पादन में देखिए दुग्ध उत्पादन क्रांति के लिए भी ये जाने जाते हैं। देखिए यहां पर लिखा हुआ हरित क्रांति, सदाबहार क्रांति और कृषि के पुनर्जागरण के पिता कहा जाता है किसको, MS स्वामीनाथन को। भारत के अंदर कब स्टार्ट होती है, तो ये होती है वर्ष 1966-67 में। सबसे पहले कौन सी फसल पर हुई थी, तो गेहूं पर हुई थी। उसके बाद कौन सी फसल रखी गई थी, इसमें चावल रखी गई थी। हरित क्रांति का जो प्रभाव देखने के लिए मिला था, कहां पर मिला था, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिला था। बाकी ये आप मत याद करिए, इसकी इतनी खास आवश्यकता भी नहीं है। PCS का एग्जाम नहीं है आपका कि आपसे ये सारी चीजें भी पूछेगा कि हरित क्रांति में कौन सा बीज जो हमने आयात किया था और किस बीज को हमने बोया था जिससे ज्यादा फसल मिली थी। तो ये पॉइंट आपके लिए नहीं है। तो इतनी सारी चीजें थी भाई बच्चों इसके अंदर। अब बात करते हैं नाबार्ड। अब ये क्या होगा कि बच्चों नाबार्ड है क्या, तो नाबार्ड वो बैंक है जो कृषि क्षेत्र में लोन प्रोवाइड कराता है। अभी मैंने किसान क्रेडिट कार्ड की बात की थी, जो किसान क्रेडिट कार्ड पर लोन जो दिया जाता है वो इस बैंक के द्वारा ही दिया जाता है। जो क्षेत्रीय बैंक उसको मतलब देते हैं, कुल मिलाकर इसके द्वारा जारी किया जाता है और वो क्षेत्रीय बैंकों के द्वारा क्षेत्रीय प्रदेशों में दिया जाता है या क्षेत्रीय जगहों पर दिया जाता है। नाबार्ड इसकी फुल फॉर्म पूछ लेता है सबसे पहले तो, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में, और चूंकि बात हुई है किसकी, एग्रीकल्चर की। भाई बच्चों किसकी बात हुई है, तो एग्रीकल्चर की बात हुई है। तो एग्रीकल्चर यानी कि कृषि, तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। ऋण क्या देता है, ऋण जो देता है देखिए न्यूनतम जो अवधि होती है 15 वर्षों के लिए ये ऋण प्रोवाइड देता है। और कृषि क्षेत्र में देता है, जो क्षेत्रीय बैंक होते हैं उनके माध्यम से देता है। जो मैं बात पहले कहना चाह रहा था, तो ये बात है कि वो सीधा लोन प्रोवाइड नहीं करता, जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं उनके थ्रू लोन प्रोवाइड कराता है। गठन कब हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है, 12 जुलाई 1982 ईस्वी को। एक्ट कब आता है, तो 81 में आता है। एक्ट आपसे ना भी पूछने का, तो ये डेट याद रखना, आपसे पूछी जाएगी। किसने इसकी सिफारिश करी थी, तो शिवरमन कमेटी की सिफारिश पर, शिवरमन कमेटी की सिफारिश पर यह बैंक बना था। अध्यक्ष कौन है वर्तमान में इसके, KV साजी इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में। इससे पहले चिंतालाला हुआ करते थे, अभी वो नहीं है, तो ये अभी हाल फिलहाल में ही बने हैं, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा इसका? तो मुंबई महाराष्ट्र के अंदर मिलेगा। सारे फैक्ट मैंने बहुत जल्दी जल्दी कराए हैं, हो सकता था इन फैक्टों को मैं लिख भी देता, हालांकि इतनी चीजें याद नहीं रहती, ये नॉर्मल सी बात है, किसी के भी याद नहीं रहती। ये केवल एक सबसे अच्छा तरीका है बड़ी क्लास को छोटी करने का, कि भाई बच्चों कंटेंट लिखा हो और आपको अच्छे से समझा दिया जाए कि यहां से ये पॉइंट पूछे जाएंगे आपसे। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो क्लास है आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और इस वीडियो का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा।